सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। ये हमारी लास्ट वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड जो आईसीटी एंड पेडागोजी है वो कंप्लीट प्रोवाइड की। हमने लकी आहूजा बुक से शुरू किया था। बुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वो बुक है जिससे हमने शुरुआत की थी एंड कंप्लीट चैप्टर्स जो हैं वो आज आपको मैंने करा दिए हैं। होपफुली आपको वीडियोस पसंद आई होंगी। एक कंप्लीट हमने कोर्स एक तरीके से किया यूट्यूब पर जो कि 31 डेज़ का है। तो अगर आपने पहले तो वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देखें। पहले मैंने बुक से पढ़ाया था बट देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माय ओन नोट्स एंड बुक से भी हमने हेल्प ली ताकि क्योंकि हमने नए नए नोट्स बनाए थे इस सब्जेक्ट के, तो इसलिए बुक की हेल्प हमने ली ताकि कोई भी टॉपिक अनकवर्ड ना रह जाए। तो अगर आप इन नोट्स से भी पढ़ेंगे तो भी सफिशिएंट है और अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो भी सफिशिएंट है, डोंट वरी। बट आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड आईसीटी एंड पेडागोजी में क्वेश्चंस के साथ साथ यू हैव टू डू द एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। बुक के अंदर इनफ पीवाईक्यूज हैं, इसके अलावा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हाँ, इसके बाद पीवाईक्यूज आप ज़रूर करके देख लीजिएगा। चलिए, तो सेकेंड लास्ट चैप्टर था जिसके अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल्स रह गए थे एंड यही थोड़ा सा लेंदी पार्ट है। इसके बाद जो 2 चैप्टर्स हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, वो आज की ही वीडियो में कवर करेंगे। पीडीएफ कल भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर किए थे और आज भी मैं शेयर कर दूंगी। अगर इसके बाद कोई टॉपिक रह जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग एक टॉपिक और है जो कि कवर करना चाहिए और वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, आज हमारा जो ये मीन्स जो जितना भी वर्क था वो कंप्लीट हो जाएगा। आई नो वीडियो जो है वो 20 को आनी थी बट अगेन आई एम टेलिंग यू दैट आई ऑल्सो हैव अ बिजी शेड्यूल जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। इसके बाद हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे इंग्लिश मीडियम में और अगर हो सकेगा तो उसके नोट्स जो होंगे वो साथ साथ में इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे ताकि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को एस्पिरेंट्स को फ़ायदा मिल सके। एक और डाउट था कि लैब असिस्टेंट में एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या सिलेबस है या उसके क्या टॉपिक्स अनकवर्ड हैं, तो वो भी हम अपने चैनल पर बताएंगे। तो उसके लिए भी आप आज या कल में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। बट थैंक यू सो मच इतना पेशेंस बनाने के लिए एंड चैनल को फॉलो करने के लिए, थैंक यू। चलिए, कंप्यूटर फंडामेंटल्स आप सबने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा हुआ है, कुछ ऐसा खास नहीं है जो कि मैं आपको नया समझाने जा रही हूँ, ईजी है। यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट दिस। सो इसके अंदर आपको देखोगे तो इनपुट है, आउटपुट है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, मेथड्स हैं डाटा स्टोरेज की, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस, कंपाइलर्स, असेंबलर्स, इंटरनेट, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, ब्लेंडेड लर्निंग, कंप्यूटर सिक्योरिटी है, वायरसेस हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं। ये अब हमारा थर्ड लास्ट चैप्टर है, ठीक है। उसका कुछ पोर्शन बाकी था, वो है ये। यहाँ पे कंप्यूटर क्या होता है मुझे नहीं लगता ये बताने की ज़रूरत है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिस पे अंदर हम इनपुट देते हैं और फिर प्रोसेसिंग होती है और फिर आपके सामने आउटपुट आ जाता है। अच्छा, इनपुट देते किससे हैं ये इंपॉर्टेंट है ना। व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस एंड व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले आपका कीबोर्ड, उसके अंदर क्वैटी है, एजर्टी है, वो जो वर्ड्स लिखे रहते हैं उसके ऊपर। देन आपका माउस भी आपका इनपुट है, ठीक है। माउस भी अलग अलग तरीके के अब तो आने लग गए हैं। स्कैनर, जैसे मान लीजिए मुझे बुक जो है वो स्कैन करनी है और सारे पेजेस जो होंगे वो कंप्यूटर पर आ जाएंगे, तो स्कैनिंग भी हो सकती है। वेबकैम फॉर एग्जांपल, कैमरा हम यूज़ करते हैं तो ये भी इनपुट है। टच स्क्रीन फॉर एग्जांपल, हम टैबलेट पर लिख रहे हैं या हम स्क्रीन को टच कर रहे हैं, सो दैट इज टच स्क्रीन इज ऑल्सो इनपुट। जॉयस्टिक थोड़ा गेम्स वगैरह में खेला जाता है। बारकोड रीडर आपने देखा होगा, जैसे बुक्स के ऊपर भी होता है बारकोड रीडर। जैसे ये तो फॉर एग्जांपल स्कैनर है ना। बार कोड भी लिखा रहता है, जैसे आपने देखा होगा आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे जो वो बार कोड को रीड करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो इनपुट। बायोमेट्रिक सेंसर, जैसे फॉर एग्जांपल हम स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो जब पंच करते हैं, सो दैट इज बायोमेट्रिक। तो उसमें जब हमारी ही फिंगर होती है तभी हमारी शक्ल आती है ना, तभी हमारी अटेंडेंस लगती है। सो फिंगर प्रिंट्स हो गया, फेशियल भी हो जाता है। हाँ, हम फिंगर रखें उसके ऊपर या फिर हम अपना फेस आईज कॉन्टेक्ट करें तो हमारी अटेंडेंस लग जाती है। लाइट पेन स्क्रीन पे चलाते हैं तो वो हो जाता है। यहाँ पे भी मेरे पास एक लाइट पेन है, तो लाइट पेन। सो दीज ऑल आर इनपुट्स। देन व्हाट आर, हाँ, MICR रीडर, दैट इज मैग्नेटिक रीडर। अब इसमें ये थोड़ा सा यहाँ पे जैसे जो बैंक होता है ना उसमें वो चेक्स को रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। देन OMR रीडर, आपके जो पेपर होंगे वो OMR होते हैं, है ना, और उसके अंदर जो भी पेंसिल्स वगैरह होती हैं उसको वो देख लेते हैं। डिजिटल कैमरा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैमरा है और वो रिकॉर्ड करे, जैसे एक तो वेब कैमरा हो गया, एक मान लीजिए मैं बोर्ड पर पढ़ाऊँ तो मुझे एक डिजिटल कैमरा चाहिए। सो दीज ऑल आर इनपुट डिवाइसेस।
देन व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस। अब जो आपकी स्क्रीन पे है, अभी फॉर एग्जांपल मोस्टली ऑफ यू आर वाचिंग वीडियोस ऑन फोन, बट जैसे जो लैपटॉप पे देखते हैं, फोन कंप्यूटर्स पर देखते हैं, तो जो वो स्क्रीन होते हैं उसको हम मॉनिटर कहते हैं। अलग अलग हैं, LCD, LED, QLED आदि तो मैंने भी देखी नहीं है सारी। प्रिंटर क्या होता है, जैसे डॉट मैक्स प्रिंटर है, जैसे कि लेज़र प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है जिसके अंदर हाई कलर क्वालिटी आती है, लेज़र है जो काफ़ी जल्दी जल्दी टाइप कर देता है, डॉट मैट्रिक्स बहुत शोर करता है डॉट्स वगैरह के लिए। 3D प्रिंटर मतलब आपको जो जैसे जो इमेजेस जो बनानी होती है ना, वो आपको मिल जाती है। तो प्रिंटर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइसेस। स्पीकर, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल घर में फंक्शन है, हम स्पीकर चला देते हैं, सो आउटपुट डिवाइसेस। हेडफोन्स एंड ईयरफोन्स आर आउटपुट डिवाइसेस, दीज आर नॉट इनपुट डिवाइसेस। प्रोजेक्टर, अगेन बोर्ड के ऊपर हम यहाँ पे एक प्रोजेक्टर लगा दें तो यहाँ पे स्क्रीन जो होगी वो आ जाएगी, सो दैट इज प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइसेस, बिकॉज बेसिकली फ्रॉम दैट यू आर गेटिंग द डाटा। सो प्रोजेक्टर हो गए, हेडफोन्स हो गए, ईयरफोन्स हो गए, दीज आर आउटपुट। देन ब्रेली इम्बोजर, ब्रेली इम्बोजर क्या होते हैं, जो देख नहीं सकते तो वो डॉट डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो आउटपुट। GPS डिस्प्ले, जैसे सैटेलाइट सिग्नल से आप कहीं पे भी अपना रास्ता देख सकते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सो दैट इज ऑल्सो आउटपुट। देन देयर आर सम अदर पेरिफेरल डिवाइसेज ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क। आपने देखा होगा लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क होती है जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है। तो एक पोर्टेबल मैग्नेटिक स्टोरेज है जो कि USB से कनेक्टेड होती है और उसके अंदर ट्रांसफर और बैकअप हम कर सकते हैं, स्टोरेज है बेसिकली। USB फ्लैश ड्राइव भी एक स्टोरेज के लिए है। देन प्लग एंड प्ले पोर्टेबिलिटी रहती है, ये आप नेट पे देख सकते हैं। मॉडेम क्या होता है, मॉडेम बेसिकली इट मॉड्यूलेट्स एंड डीमॉड्यूलेट सिग्नल्स फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी ओवर टेलीफोन और केबल पिंस, जैसे सेट टॉप बॉक्स टाइप है ना, तो इस तरीके से होता है। रूटर क्या होता है, जो वाईफाई का कनेक्शन प्रोवाइड करता है घर में, है ना, घर में हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, वाईफाई हो गया। देन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, ये नेटवर्किंग के लिए है। इट हार्डवेयर दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क यूजिंग इथरनेट और वाईफाई। तो इसके अंदर क्या होगा, पूरा एक कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएगा, एक हार्डवेयर होगा जिससे पूरा कंप्यूटर जो होगा वो एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये आप थोड़ा सा इसको नेट पे देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ग्राफिक्स कार्ड्स क्या होते हैं, ग्राफिक्स कार्ड्स आर बेसिकली फॉर द AI वर्कलोड्स एंड फॉर द गेमिंग्स। या आपने देखे होंगे बेसिकली जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कहीं कहीं हम होटल्स में जाते हैं तो जो हमें कार्ड्स मिलते हैं वो हम कार्ड गेट पर लगाते हैं तो गेट ओपन हो जाता है, कुछ इस टाइप के होते हैं, है ना, तो वो कार्ड्स होते हैं। देन साउंड कार्ड्स क्या होंगे, ये आवाज़ को सुन लेते हैं, हाई क्वालिटी साउंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, दीज आर लाइक कार्ड्स। देन UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ताकि अगर एकदम लाइट चली जाए तो सब कुछ बंद ना हो। कार्ड रीडर, कार्ड रीडर इज अगेन कि आपको जो भी डाटा होगा वो रीड कर लेगा उस पे से। आउटपुट ड्राइव है CD, DVD, ब्लू-रे, तो ये डाटास को लेज़र टेक्नोलॉजी से रीड कर लेते हैं। इन सब का बेस्ट है कि आप थोड़ा सा नेट पर इनकी पिक्चर्स देखें या इनका नेट पर इनका वर्किंग देखें, तो आपको समझ में क्या, मतलब आपने कभी ना कभी देखे भी होंगे ये सब चीज़ें। पॉइंट क्या है लेने वाला कि हर एक चीज़ कंप्यूटर से कनेक्टेड है, डाटा को सेंड किया जाता है, फिर डाटा प्रोसेस होता है, फिर डाटा मिलता है। कभी कभी डायरेक्ट इनपुट आउटपुट हो जाता है या कभी कभी बीच में हमें कोई चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो बना दी, अब आपको प्रोवाइड करने के लिए यू नीड अ वाईफाई कनेक्शन, आई नीड अ वाईफाई कनेक्शन टू अपलोड दैट, सो दैट इज द बेसिकली द पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है, रूटर वगैरह हो गए। देन व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डाटा स्टोरेज। देखिए डाटा स्टोर करके रखना पड़ता है, जैसे यूट्यूब पर देखो कितना सारा डाटा स्टोरेज है। सो सबसे पहले होता है प्राइमरी स्टोरेज, या जिसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं, रैम, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्या है, ये वर्किंग मेमोरी है, फास्ट है, लेकिन जैसे ही लाइट गई तो सब कुछ खत्म, ठीक है। तो और रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट है, मीन्स ये इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड अंडर नॉर्मल कंडीशंस, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स है। तो रैम जो होती है वो कौन सी मेमोरी होती है, वॉलेटाइल होती है और गायब हो जाती है, और रोम जो होती है वो फिक्स होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। कैश मेमोरी क्या होती है, आप देखते होंगे कि फ़ोन के अंदर काफ़ी सारा कैश डाटा होता है ना, जिसको हमें रिमूव करना होता है बार बार, तो ये CPU और रैम के बीच में होता है। कभी कभी कुछ इंस्ट्रक्शंस या डाटा, तो ताकि मीन्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, या एग्जीक्यूशन आप कैसे करते हैं लैपटॉप का या इसका। तो बेसिकली इट इज़ लाइक अ, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप पर ही स्टेटस देखा तो वो कैश मेमोरी के अंदर चला जाएगा। सो इट सिट्स बिटवीन CPU एंड रैम। इट होल्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस, जो आपने कभी ना कभी देखा है, आपने सेव किया हो या नहीं किया हो, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। एंड दिस इज द डाटा टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्लो रैम एक्सेसेस, मतलब इससे आपका स्पीड अप हो जाता है काम।
देन कम सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे मान लीजिए लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव है तो उसके अंदर 500 GB से लेके 20 TB तक हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। एंड देन SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो इसके अंदर 128 GB से लेकर 8 TB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। USB फ्लैश ड्राइव के अंदर 4 GB से लेकर 2 TB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इनकी आप पिक्चर्स देखेंगे ना आप नेट पे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। SD कार्ड फोन्स में भी होता है ना, 2 GB से 1 TB तक डाटा हम इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे फ़ोन अगर आपका चेंज भी करना है तो आप उसका SD कार्ड निकाल के दूसरे फ़ोन में डाल सकते हो। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, इसके अंदर भी 700 MB से लेके या 4.7 GB से लेके 25 GB तक है। कम कॉस्ट का होता है, ऑप्टिकल है। मैग्नेटिक में मैग्नेट को यूज़ करेगा। एंड NVMe SSD के अंदर इतने GB का है, 256 GB से लेके 8 TB तक। तो ये आप थोड़ा सा मोस्टली तो यूज़ भी कर रहे होंगे, थोड़ा सा आप इन पर नेट पर जो है वो इनकी पिक्चर्स देखें। देन कम्स टर्शियरी एंड ऑफलाइन स्टोरेज। टर्शियरी रोबोटिक टेप लाइब्रेरीज या ऑफलाइन स्टोरेज यानी कि एक्सटर्नल ड्राइव्स लॉक्ड अवे, दीज आर यूज्ड इन डाटा सेंटर्स फॉर डिजास्टर रिकवरी एंड कॉम्प्लायंस आर्काइविंग वेयर एक्सेस स्पीड इज लेस क्रिटिकल देन कॉस्ट एंड लॉन्गेविटी। यानी कि जो स्पीड जो है वो आपको एक्सेस जो स्पीड है वो बहुत ही कम क्रिटिकल है एज कम्पेयर टू कॉस्ट एंड लॉन्गेटिविटी। क्योंकि आप देखोगे टर्शियरी स्टोरेज है यानी कि प्राइमरी भी नहीं है सेकेंडरी भी नहीं है। जैसे हमारी एक्टिविटीज़ होती है ना, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शियरी एक्टिविटीज़। सो देखो जब प्राइमरी और सेकेंडरी में काम हो जाता है तभी तो टर्शियरी आता है ना। तो टर्शियरी स्टोरेज इज बेसिकली द means aided, these are the aids to help in the main processes. So जैसे मान लीजिए किसी डिजास्टर के बारे में हमें रिकवरी करनी है या हमें कुछ कंप्लाई करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो उसमें आपका टर्शियरी एंड ऑफलाइन स्टोरेज आ जाएगा। मतलब जो ऑनलाइन भी नहीं है लेकिन आपका डाटा है फ़ोन के अंदर है या लैपटॉप के अंदर है, स्टोर्ड है। और फ़ोन और लैपटॉप के अलावा भी देयर आर मैनी थिंग्स जैसे कि रोबोटिक टेप लाइब्रेरीज हैं। मैं एक बार इसको ज़रा हाँ, फ़ोन में एक्चुअली मैं यही देख रही थी कि बुक में इतना नहीं है, है ना? लेकिन ये जो नोट्स बनाए ना इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने दे दिया है। ठीक है, तो अगर आपके ये रह भी जाता है तो डोंट वरी, बुक में इतना ये नहीं है। ठीक है, मेमोरी आप हायरार्की देख सकते हो, पहले कैश फिर रैम, ये देख सकते हो। सबसे कम मेमोरी रजिस्टर्स के अंदर होती है, फिर कैश के अंदर होती है, फिर रैम के अंदर, फिर SSD HDD मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव, एंड देन क्लाउड। और स्पीड जैसे जैसे आप हायरार्की में आगे आगे चलते चले जाएंगे, स्पीड जो होती होगी वो कम होती चली जाएगी, बट कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, मीन्स GB में और TB में बढ़ती चली जाएगी। देन है कंप्यूटर लैंग्वेजेस कंपाइलर्स एंड असेंबलर्स। हाँ, ये आपकी बुक के अंदर है भी। ठीक है, वो सब बुक के अंदर नहीं है जो मैंने स्किप करा दिया। कंप्यूटर लैंग्वेज वैसे देखो ये बोला जाता है कंप्यूटर 0 और 1 ही रीड करता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज एक फॉर्मल सिस्टम है जहाँ पे आप प्रोग्राम्स को लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी टाइप करती हूँ तो कंप्यूटर उसको 0 और 1 में समझने की कोशिश करता है, फिर वो कंप्यूटर उसको समझता है, एग्जीक्यूट करता है। तो मशीन रीडेबल बाइनरी से लेके हाईली रीडेबल इंग्लिश लाइक सिंटेक्स तक होता है। लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल है, मिडल लेवल है। लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर क्या होगा, ऑपरेट क्लोज टू द हार्डवेयर, मिनिमल एब्स्ट्रैक्शन होगा इसके अंदर। हाई लेवल में इंग्लिश लाइक सिंटेक्स होंगे और मिडल लेवल के अंदर लो लेवल से लेके हाई लेवल तक कॉम्बिनेशन होगा जैसे कि C और C++। टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस की बात करें तो मशीन लैंग्वेज जो 0 एंड 1 को रीड करता है। ठीक है, प्रोग्राम्स बहुत फास्ट होंगे बट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू राइट एंड डीबग, उसको समझना और लिखना मुश्किल है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर निमोनिक्स यूज किए जाते हैं जैसे कि MOV, ADD, JMP। तो असेंबलर क्या करता है, इनको कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर। जो असेंबली है उसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड के अंदर। हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे काफ़ी लोग सीखते भी हैं, पाइथन हो गया, जावा हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये नोट्स बनवाए तो राइट जब वो कर रहे थे तो उसके अंदर लिखा आता था पाइथन रीडिंग चल रही है, ये सब रीडिंग चल रही है। तो वो लैंग्वेजेस को रीड करते हैं और फिर हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं। देन 4th एंड 5th जनरेशन लैंग्वेजेस के अंदर हैं, जैसे 4th में है SQL एंड मैटलैब। देखो अब जब आप ये देखोगे, अच्छा फॉर्ट्रेन और कोबोल भी है हाई लेवल के अंदर, शायद अभी आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं देख लेती हूँ। हाँ, 4th के अंदर SQL है और मैटलैब है, जबकि 5GL के अंदर प्रोलोग है एंड मरकरी है। ठीक है, दीज आर ऑल्सो यूज इन AI जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको अपना काम जो है वो कंप्यूटर से कराना है, तो अब आपको बस उनको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करना पड़ता है और वो आपको हेल्प कर देते हैं।
देन कंपाइलर्स, कंपाइलर्स क्या करते हैं, ये जो हाई लेवल जो प्रोग्राम है उसको सिंपल मशीन कोड में कन्वर्ट कर देंगे और फिर वो डाटा इजी हो जाएगा। अब इसके अंदर जो फेजेस आपको गिवन हैं कंपाइलर्स के अंदर, ये आपको नहीं करने, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन टू लाइन, इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, लाइन टू लाइन समझना, तो इंटरप्रेटर के अंदर जो सोर्स कोड होगा उसको लाइन टू लाइन समझेगा, अलग से कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा, जैसे कि पाइथन एंड जावा स्क्रिप्ट यूज इंटरप्रेटर्स। देन असेंबलर्स, असेंबलर्स क्या करेंगे, वही असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 प्रोसेस हुए हैं इसके अंदर, बेसिकली पहला तो सिंबल टेबल वो बनाते हैं और फिर उसको एड्रेस करते हैं, तो जो आउटपुट है फिर वो आपको एक लिंकर से मिलेगा। तो जैसे अगर हम बात करें तो कंपाइलर क्या है, आपने प्रोग्राम कंपाइल का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ अपनी फाइल कंपाइल करो, यानी कि सब चीज़ें एक जगह पे, तो फास्ट एग्जीक्यूशन होगा। इंटरप्रेटर लाइन टू लाइन समझेगा, मीन्स डीबग करने की कोशिश करेगा। असेंबलर क्या करेगा, जो असेंबली के निमोनिक्स हैं उसको मशीन बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। देन दीज आर द पॉपुलर लैंग्वेजेस, सी है, C++ है, लोग इसका कोर्स भी करते हैं, मिड लेवल पर हो गई, कंपाइलर इसका ट्रांसलेटर है, ठीक है। ये थोड़ा सा, ये जो भी कुछ है जैसे जावा, पाइथन, ये सब आपका बुक के अंदर गिवन नहीं है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, रीड करना चाहो तो कर लेना, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। पैराडिग्म ट्रांसलेटर है ना, क्योंकि ये इतना डिटेल में फर्स्ट ग्रेड के पेपर में ये नहीं आएगा। चलिए इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज़ बेसिकली कंप्यूटर का कनेक्शन है, फ़ोन्स का कनेक्शन है, और फिर हम जो TCP है या जो IP है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इसके थ्रू इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट हो सकते हैं, प्राइवेट हों, पब्लिक हों, अकेडमिक्स हों, बिजनेस हों, गवर्नमेंट वर्क हो, सो सभी इससे कनेक्टेड है। आज के टाइम पे बहुत कम ऐसा है कि जिसके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है ना। देन ब्रीफ अगर हम बात करें, इंटरनेट के ब्रीफ के बारे में अगर हम बात करें, अगेन दिस इज नॉट इन बुक बट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गिवन है। जैसे 1969 में एरपा नेट आया था, फर्स्ट पैक्ड स्विच नेटवर्क था। देन 1983 में TCP ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल एंड IP आया। देन 1991 में WWW आया, टिम बर्नर्स ली ने इसको इन्वेंट किया। 1993 में मोसेक आया जो कि पहला वेब ब्राउज़र था, जैसे अब तो बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स हैं। 2000s में ब्रॉडबैंड, गूगल, ये सब आ गए। 2010 में स्मार्टफोन्स, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, इंटरनेट ऑन थिंग्स हो गई, 4G 5G आ गया। 2020 में तो AI, स्टारलिंक, ये सब चल ही रहा है। ये सब अगेन बुक में गिवन नहीं है। TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये बेसिकली क्या करता है, इसका मेन वर्क क्या है, इट गवर्न डाटा पैकेटाइजेशन, रूटिंग एंड रीअसेंबली। जैसे डाटा को हमें दोबारा से समझना है, उसको रूट करना है, रीअसेंबल करना है, तो उसका काम TCP और IP करते हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दीज आर द बेसिकली द वेब पेजेस ऑन विच यू कैन सर्च। FTP इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जहाँ पे आप फाइल्स को ट्रांसफर करते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में। SMTP, IMAP या POP3 ये ईमेल प्रोटोकॉल्स हैं, आप इनको मैसेजेस को भेज सकते हो, ईमेल्स को, ठीक है, एंड रिट्रीव भी कर सकते हो। DNS इज डोमेन नेम सिस्टम, जैसे कि google.com हो गया है ना, gmail.com हो गया। IP एड्रेस इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जैसे कि आप एड्रेस देख सकते हैं 32 बिट, 128 बिट, तो न्यूमेरिकल कुछ लेवल होता है। URL इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ताकि वो एड्रेस जिससे हम रिसोर्सेज का पता कर सकें। वाईफाई इज वायरलेस फिडेलिटी, जहाँ पे अगेन एक बिना तार के, है ना, बिना कोई फिजिकल जो एग्जिस्टेंस है उसके बिना आपको ये कनेक्शंस, इंटरनेट एक्सेस मिल जाता है। सो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इट इज़ अ लिंक ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स विया ब्राउजर्स, HTTP, HTML इन पर बेस्ड है। ईमेल क्या है, आप मैसेजेस सेंड कर सकते हो, है ना, जैसे आप लोगों ने काफ़ी उन्हें नोट्स लिए थ्रू ईमेल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, जैसे कि आप व्हाट्सएप कॉल पे वीडियो पे बात कर लेते हो, जूम पे कर सकते हो, स्काइप पे कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेसिकली कि आप नेट के थ्रू सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो, डाटाबेसेस, मींस एक बल्क में। सोशल मीडिया सभी यूज कर ही रहे हैं। देन दीज आर सम इंटरनेट कनेक्शन टाइप्स विच आर अगेन नॉट गिवन इन बुक्स, सो लेट्स जस्ट लीव इट, है ना, इसको हम लीव कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत डिटेल्ड नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। वो मैं बोल रही हूँ ना, प्रॉम्प्ट हम ऐसा दे देते हैं ना तो उस पर सब कुछ आ जाता है। हाँ, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस एंड ब्लेंडेड लर्निंग। अब इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे थ्रू द डिफरेंस, एंड डिफरेंस भी साथ में गिवन होगा, और ये तो आप यूट्यूब के थ्रू समझ जाएंगे। देखिए नाउ
नाउ व्हाट इज, देखिए सिंक्रोनस, जस्ट अ मिनट। नाउ सी व्हाट इज सिंक्रोनस, इट इज फिक्स्ड एंड रियल टाइम। फॉर एग्जांपल हम आपको क्या करें, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, है ना, सो एक टाइम होगा एंड फ्लैक्सिबल होगा, इमीडिएट होगा, लाइव होगा, जैसे लाइव यूट्यूब क्लासेस होती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, फ्लैक्सिबिलिटी कम है, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा ही रहे हैं, कुछ और नहीं कर सकते। लाइव आप क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हो, डिबेट कर सकते हैं, इंटरनेट स्पीड हाई चाहिए, अदरवाइज वीडियो रुक जाती है। सो दिस इज टोटली यूट्यूब लाइव वीडियो। असिंक्रोनस क्या होगा, जैसे मैंने रिकॉर्ड करके आपको वीडियो प्रोवाइड की, तो फ्लैक्सिबल है, मैं चाहूँ तो उसके अंदर थोड़ा बहुत कटिंग एडिटिंग वगैरह कर सकती हूँ। सेल्फ पेस्ड है, मैं अपनी स्पीड पे, जैसे मान लीजिए बीच में मैं थक गई तो मैं वीडियो स्टॉप करके पोज करके वो भी कर सकती हूँ, पानी पीने भी जा सकती हूँ। ठीक है, डिलेड है, जैसे कि आज अभी बन जाएगी वीडियो तो आपको बाद में प्रोवाइड होगी। प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ जो होती हैं, फ्लैक्सिबिलिटी काफ़ी हाई है, आई कैन डू एनी चेंजेस इन द वीडियोज़। सेल्फ पेस्ड है, इंटरनेट स्पीड मॉडरेट चल जाती है। ब्लेंडेड में दोनों का मिक्स है, मतलब मैं ऑनलाइन भी पढ़ाऊँ एंड ऑफलाइन भी पढ़ाऊँ, जैसे मान लो मेरे सामने स्टूडेंट्स भी हैं एंड मैं ऑफलाइन भी पढ़ाऊँ, तो दोनों मोड्स हैं, ऑनलाइन एंड क्लासरूम, मॉडरेट हाई दोनों है। एजुकेशनल जो कंटेंट है वो आपको इसके अंदर मिल जाता है। देन व्हाट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा डाटा होता है, हमें उसको स्टोर करने की ज़रूरत होती है ताकि चोरी ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, डिसरप्ट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, है ना, चोरी ना हो जाए। तो डाटा हमें कॉन्फिडेंशियल रखना है ताकि हर कोई हमारे डाटा को ना ले सके। इंटीग्रेट करके रखना है कि हमारा डाटा एक्यूरेट हो, अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल इन पेजेस के अंदर कोई और चेंजेस ना कर दे, अवेलेबल हो जाए, तो बैकअप्स वगैरह होने चाहिए। नाउ देयर आर सम मालवेयर और देयर सम मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो कि हमारे डाटा को खराब कर देते हैं, जिसके वायरस होते हैं, तो वो फाइल्स के साथ एक तरीके से चिपक, वायरस क्या होता है, जो चिपक जाए, है ना, तो फाइल्स के साथ चिपक जाते हैं और इन्फेक्टेड करते चले जाते हैं, डाटा को डिलीट करते चले जाते हैं, करप्ट करते चले जाते हैं। तो एक वायरसेस हैं, जैसे कि आई लव यू वायरस है, मेलिसा वायरस है। वॉर्म क्या होते हैं, ये अपने आप को बढ़ाते चले जाते हैं, रेप्लिकेट करते चले जाते हैं और फिर बिना यूज़र के ही उसकी जान, मतलब उसको जाने बिना ही फैल जाते हैं, जैसे वॉनाक्राई, कॉन्फिकर, मॉरिस वॉर्म। सो ये एग्जांपल्स थोड़े से ध्यान रखिएगा। ट्रोजन हॉर्स एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि एक बार इंस्टॉल हो गया तो ये क्या करता है, आपके डाटा को पीछे पीछे से चुराने लग जाता है, जैसे कि रैट एंड ज़्यूस। देन रैंसम क्या होता है, आपकी जो भी फाइल्स वगैरह होगी उसको एनक्रिप्ट कर देगा और फिर मतलब कुछ ना कुछ कीज़ वगैरह, जैसे क्रिप्टो करेंसी है तो आपसे कुछ डिक्रिप्शन की वगैरह मांगेगा। स्पाईवेयर क्या होते हैं, स्पाईवेयर मीन्स जो आपके डाटा को आपके फ़ोन में है और सब कुछ देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हैं आपकी एक्टिविटी को, हर एक चीज़ को। कूल वेब सर्च, फिनफिशर। एडवेयर क्या होता है, जैसे अनवांटेड आपके सामने एड्स आती चली जाती हैं। फायरफॉल, सुपरफिश। रूट किट क्या होता है, ये अपने आप को छुपा के रखते हैं, है ना, और मीन्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इनको ढूंढना कि हाँ हमारे जो सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है उसके अंदर ये सब चीज़ें भी हैं। की लॉगर क्या होता है, इट बेसिकली रिकॉर्ड्स की स्ट्रोक टू कैप्चर पासवर्ड्स, कि आप क्या पासवर्ड यूज़ करते हो, जैसे बैंक के ऐप के लिए या फिर कोई और ऐप है, जैसे आपने कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनके की स्ट्रोक्स को, क्या क्रेडिट कार्ड के नंबर्स को, तो इनको देख लेते हैं ये लोग। हार्डवेयर की लॉगर्स, सॉफ्टवेयर की लॉगर्स, ठीक है, तो की लॉगर्स मीन्स आपकी की को ये रिकॉर्ड कर लेंगे। देन बॉटनेट या बॉट क्या है, ये बेसिकली जैसे इमोटेट, मिराई बॉटनेट है, तो इसमें क्या होगा, इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स का ये नेटवर्क्स है लाइक ज़ॉम्बीज, जिसको एक अटैकर जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है। देन फायरलेस मालवेयर क्या होता है, दिस इज बेसिकली पावर घोस्ट और फ्रॉड जो कि रैम में वर्क करता है और कोई भी फाइल नहीं छोड़ता डिस्क पर, सब कुछ खत्म कर देता है। कुछ और भी हैं, जैसे फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, तो ये फ्रॉडुलेंट आपके पास ईमेल्स वगैरह आते रहते हैं कि आप उस पर टिक करो और आपका डाटा गायब। सोशल इंजीनियरिंग, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और कि भाई मतलब इंफॉर्मेशन आप हमें प्रोवाइड करो अलग अलग तरीके से। मैन इन द मिडल, कि जो इंसान है और जो अटैकर है वो सीक्रेटली आता है और आपके बीच की जो कम्युनिकेशन है उसको सुन लेता है या जान लेता है। एसक्यूएल क्या करता है, अगेन आपसे कुछ ना कुछ क्वेरी या वेब के फॉर्म में आपका जो डाटा बेस है मैलिशियस है एंड इट इज़ इंसर्टेड इनटू अ क्वेरी विया वेब के थ्रू, जैसे आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और फिर एक डाटा बेस जो होंगे वो क्रिएट कर लेंगे अपने लिए। ठीक है, बुक के अंदर बस इतनी ही है, जैसे फायर वॉल्स है, ट्रोजन हॉर्स मैंने आपको बता दिया, वॉर्म वायरस आपको बता दिया। देन कंप्यूटर सिक्योरिटी मेजर्स हम देखते हैं, ये सब नहीं है, ठीक है, अगेन ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इन्होंने डाल दिया है। हाँ ये वाला और देखेंगे, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर।
हाँ देखो, तो एक तो आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल के रखने चाहिए ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो, है ना। ये एआई बेस्ड भी हो सकते हैं, जैसे विंडोज़ डिफेंडर है, कैपर स्काई है, मालवेयर बाइट्स है। बहुत बुक के अंदर तो एक भी नाम भी गिवन नहीं है। फायरवॉल्स क्या होते हैं? फायरवॉल्स भी आपका बेसिकली जैसे कि इन्होंने देखा है ना, जैसे कि पैकेट फिल्टरिंग है, स्टेटफुल इंस्पेक्शन है, एप्लीकेशन लेयर है। सो ये मॉनिटर करते हैं कि आपका जो भी मीन्स प्री डिफाइंड जो सिक्योरिटी रूल्स है उसके बेसिस पे आपके नेटवर्क को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इंक्रिप्शन, आप अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हो एल्गोरिथम के थ्रू। पासवर्ड जो होने चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मिक्स्ड नंबर्स के साथ होने चाहिए, अपना डेट ऑफ बर्थ ये सब नहीं रखना चाहिए, है ना। ट्राई समथिंग न्यू। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट कराते रहना चाहिए, डाटा का बैकअप कराते रहना बहुत ज़रूरी है ना, ऐसे वरना सारा डाटा ही गायब हो जाता है। देखो कई बार तो ऐसे होते हैं लोगों के इंस्टाग्राम चैनल्स पूरे पूरे ख़त्म हो जाते हैं, यूट्यूब पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। सो ये सब बहुत मीन्स 3-2-1 रूल है कि किसी भी डाटा का 3 कॉपीज़ रखें, 2 मीडिया यूज़ करें डाटा को लेने के लिए और एक स्टोर्ड ऑफ साइट भी होना चाहिए। सो ये आपका जो ये वाला चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है ना। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर है आपका वर्चुअल लर्निंग एंड ई लर्निंग। चलिए अब हम वो भी स्टार्ट कर लेते हैं। यस, नाउ कम्स दैट ई लर्निंग एंड वर्चुअल क्लासरूम्स। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, सेकेंड लास्ट चैप्टर। ई लर्निंग जैसे आप पढ़ रहे हैं, सो दैट इज़ ई लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मीन्स आप लर्न कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे इंटरनेट यूज़ करके। कंप्यूटर आप यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, स्मार्टफोन्स आप यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास आप ले सकते हैं, टीचर्स के साथ वर्चुअली आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो ई लर्निंग इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग या वर्चुअल क्लासरूम चल रही है अभी, है ना, डिजिटल कोलैबोरेशन है। तो टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल है, आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। इंटरैक्टिव है, फॉर एग्जांपल हम कैमरा यूज़ करते हैं तो इंटरैक्टिव हो जाते हैं, वरना कभी कभी इंटरैक्टिव नहीं भी रहता। एसेसिबल है, आप कहीं कुछ डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ हैं, पहाड़ों में हैं, पानी में हैं, है ना, आप कहीं पर भी बैठ के वीडियो देख सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, खर्चा कम आता है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन क्लासेस। फीडबैक पॉसिबल है अगर आपका ऑनलाइन टेस्ट वगैरह ले। सिंक्रोनस असिंक्रोनस ब्लेंडेड मैंने अभी आपको बता दिया। फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे यही हैं कि आप एक साथ मटेरियल वगैरह भी ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सेल्फ लर्निंग आप कर सकते हैं, टाइम लोकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कम कॉस्ट पर हम डाटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटरैक्टिव है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कोई भी यूज़ कर सकता है। ग्लोबल नॉलेज रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं एंड आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। लिमिटेशन, नेटवर्क अच्छा चाहिए, पर्सनल अटेंशन नहीं हो पाती है। मैं आपको पर्सनली नहीं जानती हूँ, है ना, आप कमेंट करते हैं तो उन्हीं लोगों को जानते हैं, जो कमेंट नहीं करते उनको नहीं भी जानते। कंप्यूटर का कॉस्ट इंटरनेट काफ़ी कंट्रीज़ में काफ़ी हाई है क्योंकि वाईफाई का खर्चा तो आता ही है। टीचर्स और स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब ग्रोथ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। जैसे कभी कभी कुछ गलत वीडियोस के थ्रू भी लोग ग्रो कर जाते हैं। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है मोड 1, मोड 2 एंड मोड 3। मोड फर्स्ट क्या कहता है? फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन। मोड सेकंड क्या कहता है? फेस टू फेस भी एंड डिस्टेंस लर्निंग भी। एंड मोड 3 क्या कहता है? फुल्ली ऑनलाइन, नो फेस टू फेस, ठीक है, कि सामने कोई बैठा ही नहीं है। तो मोड फर्स्ट में तो जैसे बच्चे भी सामने बैठे हैं, मोड सेकंड में आप बच्चे सामने भी बैठे हैं एंड हम ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं। मोड 3 के अंदर तो सिर्फ ऑफलाइन ही चलेगा, मतलब सिर्फ ऑनलाइन ही चलेगा। तो इसके लिए हमें टेक्स्ट वगैरह प्लेन होने चाहिए, है ना। हम एक www.http को यूज़ करेंगे, इंटरनेट को यूज़ करेंगे, एडोब एक्रोबैट को आप यूज़ कर सकते हैं, कलर इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं, साउंड, 3D मॉडल्स, ये सब इफेक्ट करते हैं। देन व्हाट इज़ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आप ऑप्शंस में देखेंगे तो जैसे कि ब्लैक बोर्ड लर्न है, स्कूलॉजी है, काहूट है, मॉक प्लेटफॉर्म्स है, LMS है। तो बेसिकली आपको एक ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है एंड यहाँ पे हाई क्वालिटी कंटेंट जो होता है वो लर्नर्स को दे दिया जाता है, फिर डाटा वगैरह कलेक्ट किया जाता है, फीडबैक मिल जाता है, ट्रैक कर सकते हैं हम आपकी प्रोग्रेस को, एक आपकी ग्रेड बुक बनाएंगे कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ईमेल कर सकते हैं हम आपको, लाइव चैट कर सकते हैं, सोशल कनेक्टिविटी बढ़ती है। देन ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, जैसे कि ये टर्म यूनेस्को ने दी थी, यहाँ पर आपको क्या है कि डाटा जो है वो मिल जाता है, ऑलरेडी स्टोर्ड है डाटा, आप कभी भी जाकर उसको देख सकते हैं। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज मतलब सबके लिए वो अवेलेबल है।
बट डिजिटल डिवाइड तो बढ़ता ही है। कभी कभी कंटेंट जो है वो इतना ज़्यादा होता है कि समझ ही नहीं पाते कि कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। देन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं। देखिए डेफिनेशन गिवन है। मैसिव का मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स एक साथ पढ़ सकते हैं। ओपन कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है। एंटायरली इंटरनेट बेस्ड है। वीडियो लेक्चर्स हैं, डिस्कशंस फोरम्स हैं, असेसमेंट्स हैं। ठीक है, सो दीज आर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। डिजिटल रिवॉल्यूशन है ये टीचिंग लर्निंग के अंदर। यहाँ पे आप फ्रीली जो है अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे दीक्षा वगैरह पर 9 to 12 के सभी कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं। नाउ वर्चुअल क्लासरूम जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सो ये एक ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट है जहाँ पे टीचर्स से स्टूडेंट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपके कमेंट्स वगैरह देखूँ या फिर जैसे जूम पर हम आपकी शक्लें भी देख सकते हैं, है ना, कौन कैसे बैठा है, क्या पढ़ रहा है, पेन कॉपी लेकर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। सो दैट इज़ वर्चुअल क्लासरूम। तो ये एक फिजिकल क्लासरूम की तरह ही होता है लेकिन ऑनलाइन होता है। ऑडियो, वीडियो, चैट, वाइट बोर्ड सब कुछ इसके अंदर होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि जूम है तो उसके अंदर जैसे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जैसे पिछले साल यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया था, मीन्स ब्लैकआउट हो गया था, तो हमने ऑनलाइन पढ़ाया था, जूम पर पढ़ाया था। गूगल मीट पर आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। देन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर पढ़ा सकते हैं, सिस्को वेबएक्स पर पढ़ा सकते हैं, एडोब कनेक्ट पर पढ़ा सकते हैं, बिग ब्लू बटन पर पढ़ा सकते हैं, ब्लैक बोर्ड कोलैबोरेट पर पढ़ा सकते हैं। तो इन पे ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे यूट्यूब इज़ फ्री फॉर ऑल, लेकिन इनके ऊपर हम थोड़ा पेड कोर्सेज वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट अगेन आप वर्चुअल क्लासरूम की तरह ही सीख रहे हैं, जैसे कि कैनवास है, स्कूलॉजी है, गूगल क्लासरूम है। तो यहाँ पे सब कुछ ही आपको बस एक मतलब ऑफलाइन ना बैठ के आप ऑनलाइन बैठ के सब कुछ पढ़ते हो। प्रॉपर स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट होता है, अटेंडेंस होता है, वर्क वो लोग सबमिट करते हैं, इंटरनेट के थ्रू इनको ग्रेड्स वगैरह मिलते हैं। कोई फिजिकल कैंपस नहीं होता। कॉन्ट्रोवर्सीज यही है, डिजिटल डिवाइड है, किसी के पास ये फैसिलिटीज़ है, किसी के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है, है ना। अगेन आई एम सेइंग यू कि आई डोंट नो यू पर्सनली, ठीक है। तो पीयर टू पीयर इंटरेक्शन, आप एक दूसरे को नहीं जानते हो, टीम वर्क नहीं है, कभी कभी स्क्रीन फटीग हो जाता है, स्क्रीन देखते देखते थक जाते हैं, मेंटल हेल्थ पर भी फर्क पड़ता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा देर तक मुझे नहीं सुन सकते, आपको पक्का नींद आ जाएगी। चीटिंग, अकेडमिक, अब जैसे मान लो मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट लूँ, क्या भरोसा है आप चीटिंग नहीं कर रहे हो, चीटिंग हो सकती है। टीचर को प्रिपेयर रहना पड़ता है ना। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए इफेक्टिव है, जैसे कि लैब साइंस के लिए अगर मान लो लैब साइंस वगैरह करने लगे, है ना, कुछ लैबोरेटरी के अंदर करके दिखाना हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज रहते ही हैं। सो ये आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर था जिसके अंदर ई लर्निंग एंड ये सब था। मॉक्स हो गया आपका। अब आपका एक चैप्टर और रह गया है और वो चैप्टर है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसके अंदर भी ना बहुत कुछ है, जैसे वेब ब्राउजर्स है, पैरामीटर है, तो ये भी करा देते हैं। सो नाउ दिस इज योर लास्ट चैप्टर जिसके अंदर है आईसीटी इन एजुकेशन, ठीक है। तो आईसीटी इन एजुकेशन, आईसीटी इनिशिएटिव्स, तो ये बेसिकली 2019 के अंदर है ना, बुक के अंदर भी आपको गिवन होगा, ये है अपना लास्ट चैप्टर है, हाँ जी। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे जीआईएस है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मैपिंग कर सकते हैं स्कूल्स की, डाटा मैनेजमेंट के लिए शाला दर्पण, शाल कोश, स्टूडेंट डाटा मैनेजमेंट है, आधार डाटाबेस मैनेजमेंट है, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्वयं है, स्वयं प्रभा है, शगुन पोर्टल है, क्वालिटी टीचिंग के लिए दीक्षा पोर्टल है, ई क्लासरूम्स है, मॉनिटरिंग के लिए सारांश है, शाला है, तो ये शगुन पोर्टल है। पैरामीटर्स, टारगेट एज के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे होगा, कंटेंट एक्यूरेट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, पेडागोजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, एंड प्रेजेंटेशन, एस्थेटिक्स, क्रिएटिविटी, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, लर्न करने में ग्लिचेस ना हो, ऑडियो विजुअल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, मेंटेनेंस, सपोर्ट, ट्रेनिंग। जियोजेब्रा मैथ्स के लिए है, हाँ, देखने में ऐसे लगता है ज्योग्राफी के लिए, बट जियोजेब्रा इज फॉर मैथ्स। के हंगमैन इंग्लिश के लिए है, कैल्शियम केमिस्ट्री के लिए है, भुवन ज्योग्राफी के लिए है, जी कॉम्प्राइज एजुकेशनल सूट प्राइमरी सब्जेक्ट्स के लिए है, ऑडेसिटी, ओपन शॉट, फ्री प्लेन, ठीक है, ये सब प्राइमरी लेवल के लिए है,
ठीक है, जेनरिक हैं ये, और जी कॉम्प्रेस प्राइमरी लेवल के लिए है। ठीक है, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर्स हैं एंड कैटेगरी है, इन सॉफ्टवेयर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। देन एक है ACOT मॉडल, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन मॉडल, एप्पल क्लासरूम्स ऑफ टुमारो, 1985 में स्टार्ट किया गया था। 10 ईयर का रिसर्च प्रोजेक्ट था, जहाँ पे ये देखना था कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट लेवल होता है एंट्री का, टीचर जो होता है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है करिकुलम प्रोवाइड करने के लिए। फिर अडॉप्शन, टीचर जो होता है वो जो भी कन्वेंशनल यूज़ है उसको डायरेक्ट करता है एंड ऑनलाइन जो है शिफ्ट करता है। एडेप्टेशन, बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं। एप्रोप्रिएशन, फिर डाटा को इंटीग्रेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। इन्वेंशन, बच्चे अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, डिस्कशन के लिए। इसका जो 3 फेज स्ट्रैटेजी है उसके अंदर 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स हैं। टेक्नोलॉजिकल एड्स को यूज़ किया गया है। 200 डेज का एक प्रोग्राम भी आया था। देन कम्स पियर्सन्स टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन मॉडल, 1999 में आया। यहाँ पे CK है, कंटेंट नॉलेज होनी चाहिए। PK पेडागॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए। TK टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए। देन वूल ब्रिज मॉडिफिकेशन, ये 4th कंपोनेंट है। इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड किया गया, जो पहले 3 थे उसके अंदर ऐड किया गया किसको, इंफॉर्मेशन को। देन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन प्लानिंग मॉडल, ये वियंके एंड ड्रॉबलर लेके आए, 5 फेज का है, जिसके अंदर सबसे पहले तो टीचिंग की प्रॉब्लम्स क्या हैं कि डिटरमाइनिंग रिलेटिव एडवांटेज, फिर ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने हैं, फिर आपको स्ट्रैटेजीज बनानी है, फिर एक इंस्ट्रक्शनल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एंड एट लास्ट टीचिंग के बाद थोड़ा सा फीडबैक वगैरह लेना है। एक है TPAC प्रोग्राम, दैट इज टेक्नोलॉजिकल पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज। इसके अंदर जो होगा वो मीन्स टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके टीचिंग किया जाएगा। 1986 में शुलमन्स के PC की आइडिया पर ये बेस्ड है। ये लर्न करना पड़ेगा एज इट इज़ किसने दिया है। देन सिस्टमैटिक ICT इंटीग्रेशन मॉडल है, और ये प्रॉब्लम बताते हैं पहले, फिर ऑब्जेक्टिव्स, क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे हम लेसन प्लान बनाते हैं, फिर क्या क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्ट्रैटेजीज हम यूज़ करेंगे, कैसे असेसमेंट करेंगे, एंड फिर उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा। देन SAMR मॉडल, रूबेन आर प्यूटेंड्रा ने यूज़ किया। 4 प्रोग्रेसिव स्टेज, सबसे पहले लोअर कि जो टेक्नोलॉजी है वो डायरेक्ट सब्सटीट्यूट की तरह काम करेगा, फिर इन्हेंसमेंट की धीरे धीरे सब्सटीट्यूट बनने की कोशिश करेगा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, टास्क को रीडिज़ाइन किया जाएगा, एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन, हायर लेवल का नए टास्क दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और रह गया है, वो आपके साथ शेयर कर दूँगी मैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन मॉडल वगैरह काफ़ी इजी है, उसके अंदर बस प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम आएगी। चलिए, थैंक यू।